खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आर्मी बड़े साहब और मैं सईद गाजी। अभी थोड़ी देर तक हमारे साथ मारूफ कानूनदान, दानिश्वर और सियासतदान जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब भी होंगे। मगर कुछ खबरें पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, कहाँ फैसला हुआ, क्या मामला था, इमरान खान क्यों गिरफ्तार ना हो पाए, किसकी ख्वाहिश है, कोई फरमाइश है किसी की खान साहब को गिरफ्तार करना, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। मजीद किन अफराद की गिरफ्तारी हैं, साफ़ियों का नाम लिया जा रहा है, डराया जा रहा है भट्टी साहब कुछ लोगों को, आपको पता है मैं किन तरफ इशारा कर रहा हूँ। और इसाक डार IMF को राम क्यों ना कर सके और क्या मामला है, ये डॉलर वालर कहाँ जाएगा, मैशत का तो बेड़ा गर्क है, तो दीगर चीज़ें भी। जी जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, थैंक यू वेरी जो टाइम। सर पहली बात तो ये कि ये जो इत्तेज़ाज़, ये मेरे पास दफ़ात हैं जो उन पर लगाई गई हैं किबला फवाद चौधरी साहब के पास। एक 153A है, 124A, 506 305। लेकिन बाई एंड लार्ज जो मुब्तदी हैं हमारे लिए ये कि उन्होंने कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि ख्याल है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल का कि ये गलत था उनके लिए, मुंशी का लफ्ज़, और कुछ धमकियों का भी इशारा मिलता है। तो ये वैसे काम तो नहीं होना चाहिए, मगर हमारे यहाँ तो ये राइजुल वक्त रवायत है, किसी को भी जजेज़ हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, ये अब कोई एहसास हुआ है कि नहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए। कैसे देखते हैं आप जनाब इत्तेज़ाज़ अहसन साहब? तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ है मामला अगर इस तरह हुआ है, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि, और मैंने पहले आज दोपहर को कहा ये आपके चैनल पे ही कि बड़ी बड़ा अच्छा काम और बड़ा बेहतर ऑर्डर किया है जज साहब ने, तारिक साहब ने, और बड़े ही तो हमारे यहाँ तो इसकी ट्रेडिशन नहीं रही, लेकिन हफ्ते बेदा तो की देश का तो मकसद ही ये है कि आप कहते हैं कि लाओ उसको मेरे सामने पेश करो, और वो मैं तो बड़ा खुश था कि इन्होंने एक पार्लियामेंटेरियन के मुतालिक ये काम जजेस ने कर दिया है और तलब किया है, और IGs को भी तलब कर लिया है, और बड़े ये डिटरमिन्ड अंदाज से ये इस कार्रवाई को ले रहे हैं। पर आप बाद में वो भी जो होता है जिस तरह के यूजुअल सस्पेंस को ये भी उसी तरह ही चल रहे हैं। और इत्तेज़ाज़ साहब आपकी आवाज़ मेरे ख्याल में शायद बड़ी साहब, जी आपकी आवाज़ आ रही है। इत्तेज़ाज़ साहब आपकी आवाज़ आ रही है। जी बड़ी साहब आप बात करें, कुछ कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, गुजारिश है कि दोपहर को जब हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने तलब किया 2 दफ़ा, तो उन्होंने पेश नहीं किया, 1 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर 3 बजे, और फिर उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि शाम 6 बजे IG इस्लामाबाद मोहतरम और IG पंजाब और फवाद चौधरी को पेश किया जाए। अब जबकि ना तो IG इस्लामाबाद पेश हुए, ना ही फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया लाहौर मोहतरम हाई कोर्ट के जज साहब के सामने, हाई कोर्ट पंजाब के IG ने जाके कह दिया जी मुझे नहीं पता, मैं तो सिग्नल नहीं थे, मैं PM के पास गया था, और वो केस और दरखास्त को खारिज कर दिया गया। तो क्या एक सूबे इस्लामाबाद में कल मुकदमा दर्ज हुआ है, रातों रात पुलिस लाहौर आती है, बगैर नंबर प्लेट के घर से उठाती है, उसके बाद उसकी बीवी को नहीं बताया जाता और ज़बरदस्ती ले जाया जाता है? क्या आम मुकदमा में भी ऐसे हो जाता है कि किसी को भी गिरफ्तार कर लो, उठा लो और पर्चा दर्ज कर दो? नहीं, ये तो बड़ा अजीब ही काम हुआ है। मैं इससे बड़ा मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इसमें जो असल बात ये है कि पहले तो बड़े जाओ जलाल के साथ अदालत ने ये ऑर्डर पास किया कि दोनों IG भी पेश हो जाए और उसको लेके आए साथ फवाद चौधरी को भी। तो वो तो बड़ा दबंग काम था और लग रहा था कि ये अदालत बन गई है
और क्योंकि ये जो रिट ही है ना हेबस कॉर्पस की, हमसे बेजा की, ये रिट ही ऐसी है कि इसका मतलब ये है लैटिन में हेबस कॉर्पस के मेरे सामने पेश करो, मेरे सामने उस शख्स को उसकी बॉडी को जिस सूरत हाल में भी है वो उसको पेश करो। और ये बड़ी सबसे अहम रिट है जो रिटें मुख्तलिफ इख्तियारात देती हैं हाई कोर्ट को। और ये बड़े अरसे बाद मैंने इस किस्म का ऑर्डर सुना था। जस्टिस दुल्ला ने एक दफा इस किस्म का ऑर्डर हाई कोर्ट में पास किया था और उन्होंने रिलीज दी थी, लेकिन ये जज साहब तो रिलीज देते वक्त मेरा ख्याल है ये मामला सारा ये था कि पंजाब से की हदूद से वो बाहर चला जाए। अच्छा इतना सब मैं जरा रहनुमाई चाहूंगा आप जैसे साहिब इल्म, आपको अतर मनीला साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, शेरी मजारी साहब को पकड़ा गया, इसी तरह उन्होंने कहा जी वो तो पंजाब ले गई है पुलिस, लेकिन उन्होंने हुक्म किया कि फौरी तौर पर मेरे पास लाया जाए और वो शेरी मजारी साहब को गए और उन्होंने मुकदमा खत्म किया। तो क्या इसमें ये हो सकता था, मुमकिन था कि मुल्ज़म को कम से कम जिस पे पर्चा किया गया उसे पेश तो जज साहब के रूबरू किया जाता? वो हो सकता था और कमेटी ऑफ जजेस के मुताबिक एक है कि जजेस के दरमियान एक माबैन एक होना चाहिए ताल्लुक वास्ता इस किस्म का कि वो एक दूसरे मतलब है अगर वो इस्लामाबाद ले गए हैं तो इस्लामाबाद के जज भी उसको वापस भेज दे कि वो पेश हो भाई पंजाब वालों ने आप सबसे पहले मांगा है। लेकिन यहाँ उधर उल्टा चल जाता है कि जी अब हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा इत्तलाह साहब, अमूमन एक जिले से दूसरे जिले जाना हो ये तो वफाकी हुकूमत लेके गई है, होम सेक्रेटरी से रिटर्न इजाजत लेनी पड़ती है, इस्लामाबाद का होम सेक्रेटरी लिखेगा फिर पंजाब का, इधर ऐसी फॉर्मेलिटी कोई नहीं पूरी गई, उधर से इस्लामाबाद की पुलिस आती है और उठा के ले जाती है। अमूमन ये प्रैक्टिस होती नहीं है, कभी भी देखने में नहीं आती, क्या ये खास तवज्जो दी गई इस केस पे? ये इसमें बड़ा यकीनन ये इसको इम्तियाजी सलूक भी है, ये बड़ा इम्तियाजी सलूक है। और इसकी मैं आपको बात बता दूं कि हम तकलीफ दे बात ये है कि हमारी पीपल्स पार्टी का तो मतलब है कि ये इम्तियाज रहा है और हम फख्र से ये कहते हैं कि दो हुकूमतें बीवी शहीद की हुई और एक हुकूमत पूरे 5 साल आसिफ जरदारी साहब ने सदारत की। उनके प्राइम मिनिस्टर पहले यूसुफ रजा थे, फिर राजा परवेज अशरफ थे और हमने ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी का मिजाज ये है कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, कोई किसी किस्म की इस तरह की गिरफ्तारी और उठाओ और ये करो वो करो नहीं करना। और हमने नहीं किया, हमने इंतजाम किया ऐसी किसी चीज से बात से। तो ये तकलीफ से बात हुई है कि अब मेरा ख्याल है इसमें जरदारी साहब भी अपना जोर देंगे और इसके बारे में दबाव डालेंगे इस हुकूमत पे कि ये इस किस्म के बातें करना जो आदम सवाती से किया गया कि 100 थानों में पर्चा कर दिया, एक थाने से उतर वो जमानत करा के निकलता है तो दूसरे में चलते उधर से निकलता है तो तीसरे में ले चलते हैं। तो ये बड़ी रवायत बहुत ही गलत है और ये रवायत जो है ये कुछ
अब उनकी ज्यादा अच्छा सर, गुजारिश है कि आप आईनी माहिर के साथ साथ एक जीरक सियासतदान है, मिनिस्टर इंटीरियर रहे हैं, कभी क्या पिछले 9 माह से जो जुल्म की दास्तान है अरशद शरीफ पर 16 मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, वैसे वैसे इलाके में जहां नेट नहीं चलता उसको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, दुबई छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, आजम सवाती पर, शहबाज गिल पर, अब फवाद चौधरी पर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर, तो बेनज़ीर भुट्टो तो बहुत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ थी। वो तो इन चीजों पर यकीन ही नहीं रखती थी जब कभी उनसे मुलाकात होती थी। तो क्या पीपल्स पार्टी की कुछ पॉलिसी ये चेंज हुई है आजकल? नहीं, चेंज नहीं हुई। ये जरा महकमा वो जो है राना सनाउल्लाह उसके पास है और वजीर आजम के पास है, और कुछ मेरा ख्याल है इस तरफ निगाह अभी जरदारी साहब की नहीं गई, क्योंकि जरदारी साहब तो खुद इस बात की बड़ी का बड़ा फख्र करते हैं कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं की किसी पार्टी की, किसी शख्स की, और उन्होंने 5 साल इस तरह गुजारे गो के उनके ऊपर रकीक हमले हुए, और ये कोशिश की गई कि उनको वो मेमो गेट में स्कैंडल में खिलाफ मुल्क और गद्दार साबित किया जाए और सिटिंग प्रेसिडेंट को। तो मैं समझता हूँ कि वो इंटरवीन करेंगे कुछ इसमें जरूर। अच्छा एतजाज साहब, ये जो शिक्के हैं मैं पढ़े देता हूँ 153A, 124A, 506 टे, 305 टे, तो ये कौन कौन सी 4-5 शिक्के लगा दी गई हैं उन पर, तो आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि ये क्या है और इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं? इसमें ज्यादा तो जो है संगीन वो 124A है जी, वो साजिश और मुल्क के खिलाफ आज़ाराई करना, रियासत के खिलाफ वो है, और वो बड़ी यकीनन संगीन है। बाकी जो है वो उसकी 511 तो धमकी देना और वो है, और ये जो 305 है ये इकदाम कत्ल, और उसमें उस में आती है कि किसी को जान या जख्म नहीं करने की मंसूबा बंदी करना। तो असल एक तो 24A है जिसकी सजा बड़ी ज्यादा है, और सिर्फ ज़बानी कलामी बातचीत करने पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ऐसी दफा लगा देना ये भी एक ज्यादती है। और कैपिटल पनिशमेंट में आती है एतजाज साहब? मेरे ख्याल है राब्ता फिर मुनक़ता हुआ। अब दोबारा बात करते हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि जो इनकी राय थी कि ये जो 124A है ये अनकॉल्ड फॉर है बकौल जनाब एतजाज हसन साहब के, तो अब ये मेरे ख्याल में वही तो नहीं है जो उधर भी क्या नाम हमाद साहब पे भी लगाई गई थी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। काजी साहब, आज इमरान खान साहब ने स्पीच भी की। दरअसल मुबैना तौर पर इतलात पहले आ रही थी कि इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज भी उन्होंने बारहा उसका इजहार किया। रात 12-1 बजे PTI के लोगों को कुछ पता चला कि आज इमरान खान को गिरफ्तार मुबैना तौर पर किया जा सकता है, जिस पर PTI की क़यादत बहुत वसी पैमाने पर और कारकुन हज़ारों की तादाद में पहुंच गए।
उससे पहले हमारी इतलात के मुताबिक एक वफाकी एजेंसी है जो पीएम के मतहत होती है, वो रैकी कर रही थी सारी जमान पार्क, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है। जब इन्होंने पब्लिक का मूड देखा, फवाद चौधरी साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया, मैं आपकी बात जी लूंगा। सर ये मैं कह रहा था 125 124 जो आप हैं, एक तो अनकॉल्ड फॉर आप समझते हैं बहुत सख्त लगा दी गई, और दूसरी इसकी सजा क्या है? ओहो आई एम सॉरी, लाइन में कोई प्रॉब्लम है भट्टी साहब, लाइन ड्रॉप हो रही है। आप अपनी बात जारी रखें कि रैकी हो रही थी और पुलिस को तैयारी का हुक्म था, और इस दौरान कुछ और लोग भी शामिल थे। उसके बाद मेरी इत्तला है लम्हा बा लम्हा की रिपोर्ट लाहौर से बाहर भी कहीं जा रही थी, लाहौर से बाहर भी कहीं जा रही थी, लम्हा बा लम्हा कि कहां पहुंचे, अभी तक रेस्ट हुआ नहीं हुआ, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद फवाद चौधरी और दीगर हमाद अजहर सब और दीगर कायदीन पहुंच गए, उनकी गिरफ्तारी पॉसिबल नहीं हो सकी, और फवाद चौधरी गालबन कमो बेशतर सुबह 4:45 या 5:30 बजे जमान पार्क से अपने घर जाते हैं, तो उनके घर के बाहर ऑलरेडी सफ़ेद पार्चा जात में पीटीआई के मुताबिक लोग होते हैं और वो फवाद चौधरी को उठाते हैं। मैंने सारी उम्र थोड़ी सी सहाफत की है, ये मुमकिन ही नहीं कल इस्लामाबाद में पर्चा हो तो आज रातों रात पुलिस आके उठा ले, इसमें जब तक किसी का पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। लाहौर में रोजाना को 300 पर्चा होता है, आज तक एक, और डकैतियों को तो पर्चा ही नहीं होता। डकैती का तो पर्चा देना गुनाह है, डकैती तो लीगल है ना, क्योंकि डकैती बड़े लोगों का शौक है। पाकिस्तान में मुइना तौर पर डकैती बड़े लोगों का शौक है। तो काजी साहब उसमें अमूमन एक इलाके में जोहर टाउन पर्चा हुआ तो जोहर टाउन पुलिस नहीं जाती, इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर आ गई, वाह तेरे कमांडो एक्शन, वाह भाई इस्लामाबाद बैंक रैबरी हो रही है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रही है, लूट मार हो रही है, लोग ठिकरी पैरा दे रहे हैं, तो आप लाहौर फवाद चौधरी खुदा ना खास्ता गुलभूषण था काजी साहब, मुबैना तौर पर मरीम नवाज कहती है ये सियासी केस नहीं है, मुझे बादिउल नजर में मरियम औरंगजेब साहबा मोहतरमा, इन्होंने 2-3 दिन पहले कोई बात की थी, ये उसके रिएक्शन में पर्चा बादिउल नजर में नजर आता है। इलेक्शन कमीशन को आपको याद नहीं, आपके फेवरेट मोहतरम नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान कहते थे कि 2018 का इलेक्शन इमरान खान तो सिलेक्टेड है, हमारे सिलेक्टरों से लड़ाई है। उस वक्त तो किसी का नहीं जामा, 1001 बयानात मौजूद है, अभी हम सुनाते हैं सबको, इत्तेजाज साहब से बात कर लें। तो काजी साहब इमरान खान अगर आप समझते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं हुकूमत, तो क्या पब्लिक का रिएक्शन जो रात को जो स्पॉन्टेनियस एक्शन आया, उनके घर के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, मुझे लगता है ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। ये प्रॉब्लमैटिक इस तरह होगा कि जो अगर छोटी छोटी स्पोरेडिक किस्म की अगर रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, मुफस्सल में, चकवाल में, पिंड खान में, वहाँ आप सड़कें लोग जो है, क्योंकि एक पॉपुलैरिटी तो है उनकी। अब तो मैं कल एक ऐसे दोस्तों को भी देख रहा था जो खान साहब के कोई बड़े फ़ैन नहीं है हमारी तरह, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा। मैं रज़ा रूमी साहब के क्लिप सुन रहा था, वो जो नया दौर करते होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप माने या ना माने, बात यह है कि ही इज़ हाईली पॉपुलर, इसमें तो आपको शक नहीं है। काजी साहब वो अगर पॉपुलर ना होते, इस वक्त उनके घर के बाहर बुजुर्ग, खवातीन, खैमे लगने शुरू हो गए, बच्चे खैमे रजाइयाँ लिहाफ लेके गए हैं और पैरा दे रहे हैं। वो इनको जो अरबों रुपए खा गए हैं, ये तो अपने मुल्क में नहीं रहते। अगर पॉपुलर ना होते तो जैसे आज आईजी पंजाब नहायत काबिल एहतराम है, बड़े कॉम्पिटेंट है, आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं उस्मान अनवर साहब, वो उनके सिग्नल नहीं आ रहे थे जो उन्होंने हाई कोर्ट में आए रूबरू बयान दिया उन्होंने, उधर वो हाई कोर्ट में पेश हुए। टाइमिंग देखें, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग, उधर साथ ही इस्लामाबाद पेश कर दिया गया ताकि एक खबर दब जाए। ये बड़ी दानिशमंदी से, हिकमत अमली से मुबैना तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जो है ये जारी है। काजी साहब अच्छा, एक शॉट में आपको सुनवाता हूँ, हमारे अता तारड़ साहब का एक मैं शॉट सुनवाता हूँ। सुनाएं जी। इलेक्शन कमीशन से हमें भी गिले रहते हैं, मगर ये तरीकेकार नहीं है कि आप सरेआम आके लोगों के खानदानों को थ्रेट करें। एक शॉट और भी आपको सुनाते हैं।
हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन। ईसीपी सुन लो, ईसीपी जवाब दो। एक डेकोरेशन पीस के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रख के ये नाटक रचाना था। मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, तो उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अगर आप 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिल रही, तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफे भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो अवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। पंजाब की अफसरशाही को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आपके नाम पता है, हम लिस्टें बना चुके हैं और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा काजी साहब, ये अदालत और जजों का घेराव करेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे चीफ सेक्रेटरी, इन पे कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, ये धमकी नहीं है। ये क्या लोरी सुना रहे थे चीफ सेक्रेटरी को, जज साहबान को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को? ये क्या पाकिस्तान में ये सौटाइयाँ डबिंग की है? तो आप बेटा जरा चेक कर ले, ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान में आइन और कानून हो और इस तरह कोई जज साहबान को, इलेक्शन कमीशन को धमकी। हमने तो 5% भी नहीं चलाए भट्टी साहब, यहाँ पर तो सीधी गुंडागर्दी हुई और हो रही है। और एक सिलेक्टिव साहब में 2 मिनट, ये लफ्ज कोई कहे तो वो बाहर नहीं रह सकता, वो गिरफ्तार। इधर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी हम आपको जवाब देंगे। इधर तो कह रहे हैं घेराव करेंगे, आपके बच्चे नहीं रह सकते। जज और आपके बच्चों ने यही रहना है। तो काजी साहब, ये 124 इलेक्शन कमीशन साहब या ये सिलेक्शन कमीशन साहब, ये जो खुद कहते रहे कि सिलेक्टेड और सिलेक्टेड, उस वक्त इनके खिलाफ साहब एक अदारे ने पर्चा नहीं दिया। देखिए बात पता क्या है, इस रियासत का बड़ा मोहब्बत भरा बर्ताव था। ये जो आज PDM है या ये मुस्लिम लीग नून है या ये जो अपने मौलाना फजलुर रहमान है, ऐसी ऐसी इन्होंने बातें कही हैं कि हमारा एतबार उठा दिया इन्होंने कानून। भाई साहब वैसे अब तो हम डरते हैं, आपका मेरा नाम लिस्टों में डाल के बैठे हुए हैं, मैसेज आ रहे हैं हमें, हजारों ख्वाहिशें ये गिरफ्तार करें, मोस्ट वेलकम। हम जो अरशद शरीफ को खदशा था वो इजहार कर चुके हैं। तुराब साहब दोबारा राना सनाउल्लाह साहब के कुछ और सुनाए, और मैं नाज़रीन आपसे और पाकिस्तान के तमाम अदारों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ, क्या जो ये फूल मुंह से ज़ुबान से कर रहे हैं ये धमकियाँ नहीं, क्या फवाद चौधरी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है या इन्हें स्पेयर करना मिली भगत है? ये फैसला आप लोग खुद करें। तो आप सब अगर पॉसिबल हो तो जरा और सुनाएं। हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन। ईसीपी सुन लो, ईसीपी जवाब दो। एक डेकोरेशन पीस के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रख के ये नाटक रचाना था। मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी मुद्दत है, तो उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर सबसे पहले जो है वो ईवीएम को बाहर निकाल के उसको आग लगाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। अगर आप 2018 में इलेक्शन में धांधली करके आज आपको 2.5 साल बाद छुपने की जगह नहीं मिल रही, तब तो सारे एक पेज पे थे ना, तब तो कोई मसला नहीं था। अब तो सफे भी पलट गए और एक पेज वाले भी इधर के उधर चले गए हैं। अब अगर आपने मजीद धांधली करने की कोशिश की तो अवाम न सिर्फ आपके चेहरे पहचानेगी बल्कि आपका घेराव करेगी और आपको इंशाअल्लाह ताला नेम भी करेंगे और शेम भी करेंगे। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करे। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। पंजाब की अफसरशाही को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें आपके नाम पता है, हम लिस्टें बना चुके हैं और आपको हम नहीं छोड़ेंगे। जी भट्टी साहब, ये तो कह रहे हैं अफसरों का नाम पता है, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या उनको जाकर फेंटी लगाएंगे?
यार वैसे नहीं, आप इसका मतलब निकाले ना, मैंने तो सिर्फ वो कह रहे हैं आपका नाम पता आपको नहीं, छोड़ो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी और आपके बच्चों ने रहना, तो उनकी कोई इज्जत नहीं थी चीफ सेक्रेटरी की, वो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? काजी साहब ये दोहरा मेयार क्यों है पाकिस्तान में? नहीं, मैंने आपको अर्ज किया ना, ये बेसिकली अब आप खुद अंदाजा लगा लें लाडले कौन। चीफ सेक्रेटरी चीफ एग्जेक्टिव होता है सूबे का, गवर्नर को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं आग लगा देंगे मशीन को, इनके खिलाफ कोई, इसका मतलब है एतजाज अहसन सब ठीक कहते हैं कि हमारे नून लीग के काबिल एहतराम कुछ लोग एक दरख्त को नहीं पूरे जंगल को पानी देते हैं और वो बाद में इनको छांव मुहैया करता है। अब कहानी आगे चली गई। बात यह है कि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि तारीख के धारे को कुछ लोगों के मफाद में जब आप मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आज क्या है, आज रियासत किधर खड़ी है मुझे बताएं ना। मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं गैर महफूज महसूस कर रहा हूं यहाँ पे, और मेरे सुनने वाले सुन लें, कल हमें और मेरे और भट्टी के साथ भी कुछ हो सकता है। ये मैं ये नहीं कह रहा, और डर कोई नहीं है हमारी कलड़ी में, हम सच बोलते रहेंगे, मगर भट्टी साहब और लड़ेंगे भी। मगर बात यह है कि किधर है मेरी रियासत? मैं सारी उम्र टैक्स दिया, मैंने एक एक पैसा हलाल का कमाया, और मैं इतना टैक्स देता हूँ, इस महीने भी, इस साल भी मैंने 13-13.5 लाख रुपया टैक्स दिया। मुझे ये बताएं मेरा तहफ़्फ़ुज़ कहाँ पे है? मैं भाग जाऊं यहां से? काजी साहब अदब एहतराम से मुझे डराने की कोशिश की जाती है। अरशद शरीफ शहीद हो गया, आपको मुझे पता है धमकी के फोन आए हैं, आपका भी फरिश्त में ना है, हमारे दोस्त समी इब्राहिम का भी है। मुझे इतनी इंसल्ट फील हो रही है यार, मैं एक बाइज्जत शहरी हूं, 60 साल से खिदमत की, हक हलाल की रोटी खाई, हुकूमत के खिलाफ बात की तो कलंदर, सख्त बात की तो अंदर, सो वट, कोई बात नहीं, अल्लाह वारस है। इन्होंने इमरान खान को जो पकड़े हैं, जो खुद बेनजीर भट्टो को मरवा दिया, जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगवा दी, तो हम किस बात की बोली? अगर जिंदगी मौत का वक्त लिखा है मौजूदा हुक्मरानों के हाथों, शूटर भेजे, जल्दी करें। मेरे भट्टी साहब क्या हमने 60-70 साल जी लिया, यहाँ तो वैसे मर जाने को दिल करता है। बच्चों को डरा रहे हो? मेरी बात सुने, मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो आगे बच्चे हैं, वो यार हम अपने बच्चों को किसके आगे छोड़ के जा रहे हैं? और किसी कसाई खाने में छोड़ के जाऊंगा मैं अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, जो भी मेरे सके हैं या मेरे अडॉप्टेड हैं। एहतराम से 22 करोड़ मगरमच्छों के आगे है, ये शिशाफिया का मुल्क है, चंद लोगों का। उनके बच्चे चीफ सेक्रेटरी को धमकी दें, जजों के घेराव करें, जज को करें, हम सिर्फ इजहार राय करें और इनकी बातें कोड करें। नहीं जी नहीं, मैं पाकिस्तान भट्टी साहब, ये रियासत एक 12-15 लाख रुपए हमारे खून से निचोड़े हुए आपको इन औहदों पे देती है, और आप इनसे हमें डराते हैं और आप खुद इनसे डरते हैं। किराए आप लोग देखें काजी साहब, अदब एहतराम से, कुछ लोग शूटर यानी कि उजड़ती कातर हो, कुछ लोग अफसर हायर कर रहे हैं लोगों को मरवाने के लिए। क्या कर रहे हो खुदा के वास्ते? आप पब्लिक टैक्स से पैसे लेते हो, आप अवाम को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मारने के लिए पैदा नहीं हुए, आप सहाफियों को कत्ल करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कानून की पासदारी के लिए हो। लोग कह, और मुझ पे पता क्या, मुझ पे क्या है जी, मैं भट्टी साहब को प्रोब करता हूं, और मेरा काम है सवाल पूछना तुम्हारे को। मैं मुझे पता है मेरी लीगल क्या है, मेरी वो प्रोब करता हूं। मैं क्या करूं? मैं सहाफत करने के बजाय कमीशन एजेंट बन जाऊं, और कमीशन एजेंट को पंजाबी में क्या कहते हैं, जो आपने 80% लोगों को बना दिया है इस मेरे पेशे। कादी साहब अदब एहतराम से क्या बने नहीं हुए? क्या बने नहीं हुए? कुछ लोग हाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कुछ कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमने चूंकि लिफाफे नहीं पकड़े, इस महफिल में आपने ठुकराई, मौजूदा आपके प्लाट वापस किए, चैलेंज करते हैं कि हमारी करप्शन साबित करो, हमारी गर्दन उतरवा देना मीनार पाकिस्तान। एक आपकी हुकूमत भी रही, माजी में भी हुकूमत नहीं, डिक्टेटर भी रहा, एक साबित करो प्लांटेड स्टोरी, और जुर्रत करो दिल के आपकी तरह मुल्क से भागेंगे नहीं। सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, इस घर के चिराग से। ब्रेक पे हमने खुल के बात की है, वो इसलिए कि जान आनी जानी है, और अल्लाह ने जिस दिन लेनी है उससे 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा। लिहाजा इसलिए हमने बात कर दी ताकि आपको इल्म हो कि हम पे क्या बीत रही है या बीत सकती है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं मजीद जो इसहाक डार साहब, IMF का मामला, और वो जो असल मामला है जो आपका भुरकस निकल रहा है मैशत के नाम पे, जो कि इस सारी वारदात के नीचे छुपाया जा रहा है। वो फवाद चौधरी साहब पकड़े गए, इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, दाल महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, इस पर बात करेंगे, और इमरान खान की गिरफ्तारी पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम भट्टी साहब, हमारी ना नौजवानी में एक मिसरा होता था, बिस्तर लगा दिए हैं तेरे घर के सामने,
तो इमरान खान के घर के सामने तो उनके जो फैंस हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उन्होंने बिस्तर लगा दिए। तो अब क्या ऊपर से हम कोई ऊपर से बख्तर बंद गाड़ियाँ गुजार देंगे? क्या करेंगे? साहब, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि उन्हें इतला थी कि गिरफ्तार करेंगे। बीइंग साफी छोटा सा, मेरी भी इतला है, लेकिन ये गलती करेंगे। ये 2000 अभी 70 और 80 की दहाई से नहीं निकल रहे। जिस लीडर को आप पकड़ना चाहें, इमरान खान को, जिसे 3 गोलियां लगी हो, 30 मुकदमात हो, जिसने मौत को बहुत करीब से देखा हो, जिसके ऊपर से गोलियां गुजर रही हैं, ये तो रब्बुल इज्जत के हाथ में जिंदगी और मौत का फैसला है ना। मारने वाले ने तो मारने के लिए आया था। वजीराबाद में कातल या प्लानर ने इमरान खान को कत्ल करने के लिए भेजा था। वो तो रब ने जिंदगी बढ़ाई थी, वो बढ़ गई। मुझे बताएं, इसमें देखें, उसको पकड़ने जाएंगे, अब उस घर के बाहर ना उनके रिश्तेदार, सैकड़ों हजारों लोग बिस्तर लेके लेटे हैं। क्या उन सबको कुछ लोगे? कितने लोग मारोगे यार? क्या हर शहर में अगर जुलूस निकलता है, यार इलेक्शन लड़ो, उसको हराओ, झरो, जो मर्जी करो, इसको पुरअमन तरीके से चलाओ। डू यू थिंक जिस तरह इन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो को खत्म कराया, आपके लीडरों को केला ज़ियाउल हक देते थे खाने के लिए, खुदा ना खास्ता ये इमरान खान को खत्म कर पाएंगे इस तरह इंतकामी कार्रवाइयों से? मैं तो आज आपको एक और बात बताता हूँ, और मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैंने आपके सामने बैठ के खान साहब को ये कहा था कि खान साहब, आपकी इकनॉमिक टीम और आपके इकनॉमिक मॉडल जो है इस क्राइसिस से बाहर, याद आपको, और आपके कान में फवाद चौधरी जो आज अंदर उन्होंने एक बात भी की थी। मैं आज भी ये कहता हूँ, इमरान खान से ना डरें, डरें उससे जो खान के बाद आएगा, जो इस निज़ाम को पलटेगा, जो इनकलाब के नाम पे आएगा। ये तो रिफॉर्म के नाम पे आए हैं, ये तो इस्लाहत के, और जो इस्लाहत होनी कोई नहीं है, इस्लाहत कोई नहीं होनी। आप बड़ी साहब, शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं, अमूमन टाइम नहीं देते, बहुत बड़े पॉलिटिशियन। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, वालेकुम सलाम बच्चे। शेख साहब, हम भी आप भी आप कभी आशना थे। ये बताएं, एक तरफ इमरान खान पर कातलाना हमला, उन्हें गिरफ्तारी, फिर सुना है आज फवाद चौधरी और आपका भी नाम है, शिबली फराज साहब का भी है, जिन्हें मजीद गिरफ्तारियां करनी है। ये हुकूमत किस तरफ ले जा रही है सियासत को? ये बेवकूफ है, नामुराद हैं, मनहूस हैं, कमअक्ल हैं, ज़हनी पस्ती का शिकार हैं, जो काम करेंगे बुरा करेंगे। अभी तो इनके हालात इतने खराब हैं कि ये मुल्क की तबाही और बर्बादी में कालक इनके मुंह को मली जाएगी। और ये अभी जो वजीरों को कह रहे हैं, जिन्होंने 90 दिन की कैंपेन के लिए इस्तीफे दे रहे हैं, वजीर इस्तीफा दे के इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इनको पता है इनको जूतियां पड़नी है। ये पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, इनको जो हालात बन रहे हैं, 4 बिलियन से कम रिजर्व है और इनको मुंह नहीं लगा रहा अभी तक IMF और दुनिया का कोई मलक। सारे मुल्क में ये कपड़े बेचने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं मैं अपनी कमाई की कमाई तो होती है, सियासतदानों की मेहनत होती है, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया कि गरीब के घर में कोई चीज नहीं है। जिस घर में इस दफा बिजली का बिल गया, वो तो बिल्कुल ही जिंदा दरगोर हो गया कि उसके हालात ही कितने खराब हो गए। ये मारे गए हैं, अपनी गलतियों से मारे गए हैं। जो आपने सवाल पूछना है मुझसे पूछ ले, ये नहीं रह सकते। मार्च अप्रैल इनकी वो छितरौल होनी है, इनको इनकी वो कुटास होनी है। इन्होंने नजर नहीं आना। ये क्या समझते हैं कि इस मुल्क में अंधे बैठे हुए हैं? हर लड़के नौजवान 70%, 60% के जेब में टेलीफोन है क्लाशनकोव की सूरत में। जिस चैनल पे ये आते हैं, हमने रेटिंग का निजाम लगाया लाल हवेली में, खुदा की कसम 0 रेटिंग हो जाती है उस चैनल की, इतनी नफरत है। अच्छा शेख साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि भाई वो तो आसफ जरदारी जी, वो तो टिब्बी है। मेरे पास बचपन में रहा सारा, उसने मेरे पास वक्त गुजारा है। वो नवाज शरीफ के साथ इतना बड़ा हथड़ौल हो गया, उसको समझ आ जाएगी, थोड़े दिन ठहर जाए। वो फ्रंट मैन है आसफ जरदारी का, आप उसको लिफ्ट करा रहे हैं। पहले आसफ जरदारी ने हमें फारिग किया, हमें फारिग करने के बाद अब नवाज शरीफ तेरी बारी है। अगर हिम्मत है तो आ, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, तेरा भाई प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा अपनी सारी गल्द है। तो अब आते हुए तुम्हें क्या तकलीफ है? आए इस मुल्क में 2 सूबों की इलेक्शन कैंपेन करे, देखें इसको किस तरह आवाम इसका इस्तकबाल करते हैं। अच्छा शेख साहब, गुजारिश है, आपका बड़ा तवील सियासत में वक्त है, आप माशाल्लाह सबसे ज़्यादा महम मिनिस्टर रहे हैं। जो आजकल इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या मादी में भी, कभी डिक्टेटरशिप में भी आपने ऐसे हालात देखे हैं कि कातलाना हमले, वुज़रा की गिरफ्तारियाँ और दूसरी इकॉनमी सूरत हाल? आपने मुझसे ज़्यादा आगाह हैं। भट्टी साहब, पहले मीडिया इतना नहीं था। माँ का जनाजा पढ़ के 7-7 साल कैद हो गए, सिंगल कॉलम
अखबार में खबर की 3 लाइनें लगी कि दहशतगर्दी में क्लाशनकोव में 7 साल कैद हो गए, हमारा कोर्ट मार्शल हुआ, 10-10 करोड़ों की सजा हुई याह्या खान, सिंगल कॉलम खबर। अब आप किसको रोकेंगे जी? हर बंदे की जेब में पूरा मीडिया हाउस है। आपने मीडिया में इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है कि आपका पूरा शजरा नसब निकाल के बता देते हैं कि आपने शाम को क्या खाया, सुबह कहाँ थे, दोपहर कहाँ थे। आपने मोहसिन नकवी को वैसी मुसल्लत कर दिया, क्या पिदी क्या आसफ जरदारी के लिए माल इकट्ठा करने वाले करप्ट लोग जो हैं, ये करप्टों का आईजी जो है उसका नाम जो है मोहसिन नकवी, ये क्या करेंगे? दोनों भाइयों को खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कसम नहीं खाता, गुनाहगार आदमी हूँ, फकीर इंसान हूँ। मुझे मोहसिन नकवी ने, मुझे मुनस ने खुद कहा कि हमारे भाइयों को लड़ाने वाला शेख रशीद साहब ये शख्स है, इसने। और मैं एक दिन कसम खाऊंगा अदालत में, मैं जा रहा हूँ सुबह मोहसिन नकवी के खिलाफ, वहाँ कुरान पे हलफ दूंगा कि खरीदो फरोख्त सारी इसने की। मैं वो जितने डाले भर के आए 5-5 हज़ार के नोटों के, उसमें सब ये मुलव्वस था, ये मैं कुरान पे बयान दूंगा अदालत में। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप यूं तो इस वक्त तो, क्योंकि खान साहब की आज हमने तकरीर सुनी, लोगों की जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो तो आ रहा है, लेकिन किसी तहरीक की तरफ पीटीआई जाती नजर नहीं आती। ये क्या स्ट्रेटजी है आपके ख्याल में? ये अच्छी बात है, तहरीक ही है। असम्बली अभी इलेक्शन होंगे, तहरीक होगी। देखें, वो कहते थे इसके पास 186 बंदे नहीं है, उसने 186 बंदे दे दिए। अब इन्होंने असम्बलियों से इस खौफ से कि इनके पास बंदे पूरे नहीं। सर जी, मुल्क जाम हो गया है, इनका काम तमाम हो गया है, इनकी अकल पे खुदा ने पर्दा डाल दिया है, इनको समझ नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे अदारे अजीम है, हमारी फौज अजीम है, और ये इनका गंद और मलबा जो है उन पर ना गिरा जाए। ये गंदे लोग हैं, फौज अजीम है, उसकी अजमत को भी सलाम है, और इनकी गंदगी को बिल्डोज करके इतना गहरा दफन करना है कि कहीं कीड़े मकोड़े फिर ना निकल आए। शेख साहब, आप बिल्कुल ग्रास रूट पे सियासत करते हैं, और जितना आपका ताल्लुक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपनी पार्टी के लोगों से होता है, घरों में भी जाते हैं, ये मैशत की जो कहानी है, जो हम कहानियां सुन रहे हैं, वो तो बड़ी हॉरेबल है। आपका क्या टेक है जब आप जाते हैं और लोगों की मैशत और ये महंगाई को देखते हैं? लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं कहीं रो ना पड़ूं, मेरा हल्का मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे माएँ मुझे कहती हैं, तू तो सुना तेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, छोटा तेरा 2 किलोमीटर जाता है तो उसके मोटरसाइकिल को रिजर्व लग जाता है। सर, मैं लाल हवेली में बैठने के काबिल नहीं हूँ। लोगों के हालात बड़े अजीब और गरीब खौफनाक हैं। मैं, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे, मैं किसी की जूती के बराबर नहीं हूँ। इन लोगों ने मुझे 16 दफा मुंतखब कराया वजीर। मैं अपने आप को लाल हवेली में समझता हूँ कि लोग मेरे हाथ से निकल रहे हैं और इंतकाम की तरफ जा रहे हैं। इस इंतकाम को मैं भी नहीं रोक सकूंगा, और इस इंतकाम में मैं भी जल सकता हूँ, क्योंकि लोग समझते हैं ये सारा निजाम ही चोरों का है। लोग ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला 75 सालों में, और इस सारे निजाम की तबाही बर्बादी आप मार्च अप्रैल में देख लेंगे। इतनी तबाही होगी कि ये सारा निजाम भी लपेटा जा सकता है और झाड़ू भी फिर सकता है। मेरे मुंह में खाक, ऐसा ना हो। शेख साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, हमने भी सर्वे किया, लोगों का गमो गुस्सा बिल्कुल बाहर आने वाला। क्या हमारे अदारों को इस बात का तदराक नहीं कि इन्हें रोका जाए, इकॉनमी की तरफ फोकस किया जाए बजाय कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए? क्या अदारों से आप क्या पैसे दे रहा है? IMF नहीं दे रही, चीन नहीं दे रहा, सऊदी अरब नहीं दे रहा, कतर बैठे हुए हैं वो। देखें, लोग कह रहे हैं श्रीलंका। खान साहब ने भी, और श्रीलंका तो एक गुजरांवाला से भी छोटा मुल्क है हुजूर। यहाँ तो आग फैल गई तो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड नहीं होंगे। मुझे जिस चीज का खतरा है कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, कि ये तबाही जो लाई गई है, ये चोरों का टोला जिनकी शक्ल लोग देखने के लिए तैयार नहीं है, जो लाए गए हैं, इसका मलबा किसी पाकिस्तान के मुकद्दस अदारे पे ना पड़ जाए। और यही इंटरनेशनल साजिश है कि इन चोरों को बचाओ, इन चोरों से। वो देखो ना बिलावल, उसको पूछो, बिलावल रानी को, ये दोनों सिस्टर कंपनी है, बिलावल और मोहसिन। मैं आपको इशारतन बता रहा हूँ। अच्छा शेख साहब, गुजारिश ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं अप्रैल या मई में?
मैं इलेक्शन तो होते अभी देख रहा हूँ, आखिरी उम्मीद है अगर ये नहीं हो रहे तो फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर। तो शेख साहब इलेक्शन आजकल पूरे पंजाब में तब्दीलियां की जा रही हैं और खुसूसन बड़ी टारगेट शूटर टाइप अफसरों को तैनात मुबैना तौर पे किया जा रहा है, इसका क्या मकसद होगा? भट्टी साहब, मुझे कड़ियां वाले कत्ल केस में परवेज इलाही की सुलह हो गई। जो बदनाम जमाना हलाकू खान एसपी था, उसने मुझे अलहदी ले जाके कहा कि ये कुरान उठाना, तुम ना उठाना कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। ये लोग झूठा कुरान उठा जाएंगे। जिस केस में मैं 7 साल भट्टी साहब कैद हुआ, बिल्कुल वैसे ही हुआ। तीनों एसपीओ ने कुरान झूठा उठाया अदालत में कि इसके घर से कलाशनकोफ निकली है। मैंने गलती से कह दिया कि ये कुरान उठाया और मैं 7 साल कैद हो गया। माँ का जनाजा छोड़ दो। ये माशरे में क्या बात करते हैं आप? शेख साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड द कंट्रीब्यूशन। एक गालबन का ब्रेक, यकीनन ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम आखिर में आएंगे। तो ये जो IMF को क्यों हम बात नहीं कर रहे, क्यों डिले कर रहे हैं और क्यों उस क्रिटिकल मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब खुदा न खास्ता अल्लाह न करे ज़्यादा नुकसान हो। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बड़ी साहब, एक तो मैं बात आपको बड़ी बता दूंगा, ये तो खबरें हैं कि जनाब ये जाहिर है वो क्रैकडाउन होगा, ये वो होगा, मगर मैं एक सवाल आपको बता दूं। अगर कोई ये समझता है कि मुझ जैसे टीवी पर बैठे हुए कीड़े मकोड़े तारीख बदल देंगे, या मैं अगर किसी के हक में अच्छा बोल दूंगा और उनकी कालकें ज़हन मुंह से उतर जाएंगी, तो ये गलतफहमी छोड़ दें। तारीख का धारा बनाता है, तारीख जो है वो कोई एक शख्स नहीं बनाता, और ये तारीख टीवी की स्क्रीनें या अखबारों की सुर्खियों में 2 नंबर लगी हुई खबरें नहीं बनाती। खाली सब गुजारिश है, कुछ लोगों को गुलाम पालने की आदत है। गुलाम, एक तरफ कुछ सहाफ़ियों को बेपनाह नवाजा जा रहा है, यहाँ तक कि एक किसी दौर में किसी के पास गए तो उसमें 5-5 हज़ार के नए नोट थे, उसने ब्रीफकेस बंद कर दिया। उन्हें कहा सीरियल लगी, मैं फंस जाऊँगा। हम इन सब की हकीकतें जानते हैं। दूसरी तरफ मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं, इमरान रियाज खां, समी इब्राहिम, काजी सईद, काशफ वासी, आरिफ हमीद भट्टी और 3-4 और इमरान रियाज और 3-4 और दोस्त जिन्हें टारगेट किया जा सकता है, मुबैना खबरें। तो मेरे मोहतरम, ना हम पीपल्स पार्टी से, ना नून लीग से, ना तरीके इंसाफ से हैं। कल नहीं, आज ही करें जो करना है। मेरा कट्टी कड्डा करना कर लो, ये धमकाए ना। काजी सईद साहब एक शरीफ आदमी है, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हम पार्टी नहीं है। ये धोस धांधली ना करें। गुमनाम शूटर भेजना है वो भेज दें, ज़ाती वो सरकारी मुलाजम भेजने हैं वो भेज दें, हमें अपना काम करने दें। लेकिन हम हक और सच पे साफ्ती अपनी अदायगी करते रहेंगे इंशाल्लाह, जब तक जिंदगी। आपके खिलाफ झूठी खबर कोई नहीं देंगे। ये जब चलें, ये जैसे हमें तो वक्त आएगा तो सब नहीं जाना है कौन रुका है। यहाँ सिकंदर आज़म जो है, मेरा मौक़िफ़ है कि मेरा ईमान है कि जिस दिन मेरे अल्लाह ने लिखा है, एक नमा भी आप नहीं जाना। खुदा के लिए आप हमें ना डराएं, अपने काम करें। बटी साहब, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान इस तरह करें, सारे चैनलों पे ये प्रोग्राम शुरू करवा दें कि पाकिस्तान एक सुपर पावर बन गया है। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट स्टेट आपने और आपकी इशराफिया ने बनाया है। ये टीवी पर चला हुआ कोई प्रोग्राम, सारे टीवी जो है एक ही बात कहें कि नहीं 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 नहीं, ये तो मलेशिया है, चले मलेशिया भी छोड़ें, ये इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो ये नहीं बनेगा। इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप लोगों का सब गुजारिश है, अगर काम करते तो आज मुल्क की इकानमी सूरत हाल ये होती। यही तो मैं कह रहा हूं। आपकी बिजली के पेट्रोल की कीमत ये होते। आपके दरीना दोस्त ममालिक आपकी मदद नहीं कर रहे, IMF आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, और बजाय इसके चंद लोग जो थोड़ी सी कोशिश करते हैं निशानदेही की, आप उनके खिलाफ होते। देखिए बात ये, देखिए हम तो इवन PTI के दौर में कितने हम थे, खास तौर मैंने सबसे ज़्यादा बोला जब ये हमारे वर्कर्स और ये क्लर्क्स गए थे, इस्लामाबाद में गए थे, जब ये इस PTI ने उनका बुरकस निकाल दिया था मार मार के। वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के को 5 घंटे हब्स बेजा में रखने वालों को नहीं पकड़ सके थे, मगर वो जो 400-500 रुपए मांग रहे थे, तब हमने PTI की हुकूमत के खिलाफ भी बोले थे। आज भी मेहनत कशों के हक में बोलते हैं। साहब, मेरी गुजारिश है, ये सियासतदानों को इंतकामी, जिसने भी जुर्म किया उसे ना छोड़ें, जिसने भी करप्शन किया नंबर 1, लेकिन इकानमी को संभाले खुदा के वास्ते। अगर आम पाकिस्तान का आम शहरी अपनी भूख की खातर सड़कों पर आया
तो आपके महल खंडरात बन भट्टी जाएंगे। साहब, डरे उस वक्त 25 से, रुपए की तो रोटी जब हो। मेरा रब का अजाब तुम पर आएगा। अब ये मेरे पास खबर आई, IMF जो है वो हुकूमत जो है वो जानती है कि इससे बड़ी और कास्ट क्या दे। ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो जो है बुरकस निकल गया। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक सीरियस सेक्शन है, वो सीरियस सेक्शन कहता है कि यार अभी लोग कहते हैं, इवन खाकान अब्बासी साहब के बारे में मैं सुन रहा हूँ मुबैना तौर पर, कि वो कहते थे हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। यानी ऐसे लोग हैं। नहीं, ये मोहम्मद जुबैर सब कुछ क्रेडिबल लोग हैं जिन्होंने कहा था हमारी खबरें हैं, लेकिन वो तरदीद करना उनका हक है। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज जो इमरान खान इतनी खौफनाक पॉपुलैरिटी के साथ सामने आके खड़ा हो गया, अगर इनका 1.5 साल आप पूरा करा देते तो आपका क्या ख्याल है खान साहब कितनी पॉपुलैरिटी होती? काजी साहब, आज आसफ अली जरदारी के पता नहीं कितने अरबों का केस नैब ने वापस किया है। बादशाह आदमी है, नैब तरामीम में आपने 350-400 खरबों रुपए के माफ कराए हैं। खुदा का वास्ता, प्रोग्राम को क्लोज करना है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ रखे, उस मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो और कुछ बेहतर लोगों के हाथ में ये आ ही जाए तो शायद कोई बच बचाव हो जाए। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।